यार 28 अगस्त के नोट्स का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कहाँ मिले? पानी यार, गैसेस में वोल्टेज इंक्रीज करने पर कोई आयंस वगैरह मिल करके और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, और देखो अभी देख, बिहेवियर ऑफ गैस जो है वो अलग से बाद में हम लोग देख सकते हैं, है ना? मे बी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कम इनटू पिक्चर इन दैट context. अभी के लिए देखो, एक तो गैसेस की खुद की डेंसिटी इतनी कम होती है कि अगर आयनाइज वाइनाइज होने के बाद अगर गैस में करंट फ्लो हो भी रहा है, तो वो अलग तरीके से, मतलब उसका बिहेव उस अलग बिहेवियर हो सकता है ना? अभी अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी? कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स, तो हमने जो फॉर्मूला देखा था वो ये देखा था, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा टी, वेयर आर नॉट इज resistance at 0 degree Celsius. R is resistance at 3 degree Celsius. Alpha is temperature coefficient of resistance. T is temperature. T तो अपने को पता है। इस पे एक सवाल भी हमने किया था, और ये कब एप्लीकेबल होता है? When alpha is constant and alpha t is very small in comparison to 1. अब देखो, एक बार हमारे ये बात अगर स्पष्ट हो गई, तो
एक चीज और आप समझो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए जब अपन लिखते हैं तो L का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है? L होता है लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और A क्या है? इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन perpendicular to the direction of flow. Perpendicular to the direction of flow of। जैसे अगर मानो हमारे पास एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लो ऐसा, और देखो वैसे क्या है, एक्चुअल में अपने को लिखना ऐसे ही चाहिए, है ना, कि 0 पर इतना है तो t पर इतना होगा। डेल्टा टी मतलब ऐसा भी कई लोग करते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बट ये दोनों ही मतलब एक तरीके से अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट हैं, ठीक है। अ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो है वो दिस रिजल्ट गिव्स यू बेटर, मतलब लेसर एरर, इसमें लेस एरर होती है, ठीक है। फर्स्ट पेज से काम हो गया बच्चों सबको? डन सर। ओके। हाँ हाँ हाँ, आएगा वही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दोनों के लिए जीरो वाली इक्वेशन लिख करके माइनस करोगे तो यही आ जाए। लेकिन वो आंसर में जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत फर्क आता है, ठीक है। तो यू कैन मतलब यूज एनी फॉर्मूला एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल, उसके हिसाब से आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है और हमसे कहा जाए कि ए और बी
potential difference is applied between A and B. मम्मा तो हमें पता करना है चना चना find the resistance of above conductor across terminals A and A और B terminals के across equivalent resistance पता। अच्छा, पैरामीटर्स हमें क्या क्या दिए हुए हैं? हमें दिया हुआ है ये लेंथ L है, ये हाइट H, थिकनेस P, तो पता करो कितना रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस टर्मिनल्स ए एन। तो देखो बेटे क्या होगा, करंट किस तरह से फ्लो करेगा इसमें। करंट फ्लो करेगा कुछ ऐसे, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन, राइट। करंट फ्लोस लाइक दिस, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो जो लेंथ कवर करेगा ये, वो कितनी कवर करेगा? L लेंथ कवर करेगा, और एरिया हो जाएगा H इंटू टी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाई H, ऐसा इसका रेजिस्टेंस, रो L बाई एच टी, ये रेजिस्टेंस है ना। अब देखो, ये अगर किसी और टर्मिनल्स के अक्रॉस पूछ लिए होते तो ये चीज बदल जाती। इसको अपन लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ए बी, और उसी तरह से अगर मान लो कोई आपसे पूछ लेता, यहाँ पे कोई टर्मिनल बना देता सी और यहाँ लिख देता डी, और पूछ लेता फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी, तो कैसे लिखते रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी? उस केस में जो हमें एरिया कंसिडर करना पड़ता, तो ये वाला कंसिडर करना। और करंट ऐसे फ्लो करता है,
तो रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी कितना आता, रो एच डिवाइडेड बाई एल टी, रो एच बाई ये बात समझ में आई बच्चों सबको? ओके, अब वंस वी हैव डन दिस, और आपको देखो क्वेश्चन कराते हैं। A wire having resistance 2 kilo ohm is stretched to twice its original length. Find the percentage increase in the resistance of the wire. Find the percentage increase in the resistance of the wire. %300 is the correct answer. देखो आपने उसको यस डेंसिटी मतलब डेंसिटी में मास कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? वायर का मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। यस, डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो देखो पहले एरिया A मान लेते हैं और लेंथ L मान लेते हैं, बाद में एरिया A डैश मान लेते हैं, लेंथ 2L मान लेते हैं, लेंथ को L डैश मान लेते हैं। तो L डैश तो 2L दिया ही हुआ है, तो A डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? L बाई A डैश की वैल्यू हो जाएगी A बाई, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो
एल डैश अपॉन ए डैश। तो रो एल डैश कितना हो जाएगा 2l और ए डैश हो जाएगा a बाई, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स रो l बाई a, या r डैश हो गया 4r। नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। तो 4r माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये 300% का इंक्रीज हो जाएगा ना। भाई ऐसा वायर आपने क्या कर दिया, उसको खींच के दुगनी लेंथ का कर दिया। तो एरिया आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खींच के दुगनी लेंथ का कर दिया तो एरिया उसका आधा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेंथ हो गई 2l, तो एरिया हो गया a बाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हमने स्ट्रेच करके उसको लंबा किया है। स्ट्रेच करके लंबा किया मतलब कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो उसमें डाला नहीं मैंने, है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें नहीं डाला, तो इस वजह से ऐसा होगा। हाँ देखो, अगर हमें ऐसा कहा जाता कि हमने वायर को क्या किया है, दूसरे वायर से रिप्लेस कर दिया ऑफ डबल द लेंथ, है ना, तो फिर वो अलग बात होती नहीं। लेकिन उसी वायर को आपने खींच के लंबा कर दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। अगले पेज पे चले बच्चों, नोट कर लिया ये सबने? ओके, अब देखो देखो, ऐसे भी केसेस होते हैं जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना हो, ये है। और एक
ठीक है। ये इस तरह का फ्रस्टम है ना, ट्रंकेटेड कोन, और इसके एक क्रॉस सेक्शन की रेडियस है बच्चों R1 और दूसरे क्रॉस सेक्शन की रेडियस है R, ठीक है। लेंथ है इन दो क्रॉस सेक्शंस के बीच की L, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया। तो हमें पता लगाना है रेजिस्टेंस क्या हो। इसको ट्राई करो बच्चों एक मिनट, ठीक है।
हाँ तो बच्चों कैसा आया? अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। थोड़ी सी इसमें आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन रेजिस्टिविटी डेंसिटी का क्या काम बेटे? दिस इज रेजिस्टिविटी। आप लोगों ने इंटीग्रेशन से किया या बिना इंटीग्रेशन से किया? इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? बिना इंटीग्रेशन के तो नहीं। देखो कैसे होगा बच्चों। हम्म या एक बच्चे का सही आंसर आया है। अभी किसी ने बताया, हाँ संजय, तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आया। देखो इसको, वैसे मैं R2 लिखना चाह रहा था, तो करेक्ट आंसर इसका ये आएगा, रो एल बाई पाई इंटू R1 इंटू R। दिस इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। अब देखो कैसे करेंगे इसको कि ये आपका, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो। है तो ये कोन का ही पार्ट है ना, तो आगे जाकर के दोनों लाइन इस तरह से कोइंसाइड तो होंगे ही होंगे। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, और क्या करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ, और dx विड्थ का इसका हिस्सा कंसिडर। dx विड्थ का पार्ट इसका कंसिडर करो। अब क्या हो जाएगा, इस छोटे से हिस्से का अपन रेजिस्टेंस लिखें, तो इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई एरिया, एरिया एस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को डी मान, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज r अपॉन d प्लस एक्स, तो r कैन बी रिटन एज d प्लस एक्स इंटू टेन। तो यहाँ से आपका स्मॉल r को लिख देंगे d प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ जाएगा।
integration of rho dx upon pi d plus x का whole square tan square theta. तो rho upon pi tan square theta into dx upon d plus x का whole square. एंड x को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के l तक. d प्लस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटे कितना, -1 अपॉन d प्लस एक्स एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू l. तो रो अपॉन पाई tan स्क्वायर थीटा, x की जगह l रख दोगे तो -1 बाई, x की जगह 0 रख दोगे तो -1 बाई डी, एक्स की जगह l रखोगे तो -1 बाई डी प्लस एल. तो आप माइनस साइन कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता, 1 बाई डी प्लस एल माइनस 1 बाई डी, 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस एल. तो रो अपॉन पाई tan स्क्वायर थीटा, डी प्लस एल में से डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस. तो ये आ जाएगा रो एल बाई पाई इंटू डी टेन थीटा इंटू डी प्लस एल टेन. तो आर हो जाएगा रो एल बाई पाई इंटू डी टेन थीटा इंटू डी प्लस एल टेन. एक मिनट, लास्ट पेज पे हम जा ही रहे. अब देखो इन दोनों क्वांटिटी को आप समझो. व्हाट इज डी टेन थीटा, ये डी है, ये थीटा है. क्या डी टेन थीटा R1 के बराबर आ जाएगा, डी टेन थीटा इज इक्वल टू R1. तो ये R1 और डी प्लस एल टेन थीटा, डी प्लस एल टेन थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये R2 के बराबर. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो एल बाई पाई R1 इंटू ये आपके रेजिस्टेंस का आंसर इतना. लेकिन R1 टू R2 डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर में इंटीग्रेट कर दे तो
बेटा इंटीग्रेशन के लिए आपको वो एलिमेंट बनाना पड़ता है ना, मतलब व्हाट आर यू इंटीग्रेटिंग। सी इट इज नॉट दैट आप ऐसा कर सकते हो कि रो एल बाई एरिया और मैं सिर्फ एरिया को इंटीग्रेट कर दूं। कैन यू डू दिस? हमें सारे एरिया को थोड़ी ना ऐड करना है ना। ये जो एल लेंथ है, इस एल लेंथ में सारे एरिया थोड़ी हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया जो हमने कंसिडर किया था, ये पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर dx लेंथ। तो डिफरेंट एरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दैट dx लेंथ, राइट। तो यू ये ऐसा नहीं मिल रहा है हमको। हमको बेसिकली करना क्या है, इतने से हिस्से का मैंने रेजिस्टेंस निकाला और मैंने कहा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस का एडिशन। tan थीटा इक्वल टू r माइनस r1 बाई एल लेकर और जल्दी हो जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, ऐसा भी कर सकते थे बेटे, बिल्कुल बात सही है। नो यू डोंट रिमेम्बर, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन इतना मस्त रिजल्ट है कि अपने आप ही याद हो जाता है। मतलब जरा सा भी अगर अपन थोड़ा सा, मतलब तुम इसको याद नहीं भी करना चाहोगे ना, तब भी याद हो जाएगा ये, ऐसा रिजल्ट है ना। रो एल बाई ए होता है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे एक सिलेंड्रिकल वायर दे देता, कह देता और कहता कि लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आर अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा रो एल बाई पाई आर वन इंटू आर। अच्छा, नोट नोट कर लिया बच्चों सबने? देखो रो डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर कैसे, मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास एक कंडक्टर है ऐसा, डिस्क के जैसा है। उस डिस्क की विड्थ क्या है, उसकी विड्थ है dx, रेडियस है r। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा रो dx बाई पाई आर। इसका रेजिस्टेंस होगा रो dx बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको कई सारी डिस्क में डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ, रेडियस बढ़ती जा रही है, डिस्क की रेडियस जो है वो बढ़ती। अगले अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, देखो क्या है। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक और एग्जांपल आपको कराते हैं कि मानो
हमारे पास है हॉलो स्फेयर, ठीक है, या इसको ऐसा बनाता हूं मैं, कैसा, देखो I have a hollow sphere. उसका इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। और रेजिस्टिविटी है रो। तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर पता, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, है ना, मतलब फॉर रेडियल फ्लो ऑफ करंट, ऑफ कोर्स करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फॉर रेडियल फ्लो ऑफ करंट, फॉर रेडियल फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटे, शाबाश। देखो इसको कैसे मिलके बना हुआ मानेंगे बच्चों, क्या इसको हम कई सारे शेल्स से मिलके बना हुआ मान सकते हैं? We can assume that it is made up of many shells, thin shells of some dr width, है ना, कुछ dr width के thin shells से मिलके बना हुआ है, इसको हम मान सकते हैं। कैसा हो जाएगा वो thin shell, देखो
इतना सा हिस्सा आप कंसिडर करो, सिर्फ इतना सा हिस्सा, इसका रेजिस्टेंस लिखो। दे तो देखो, जब करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, है ना, करंट जब ऐसे फ्लो करेगा यूं, तो कितना लेंथ, डी आर लेंथ ही क्रॉस करेगा, तो इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया तो इसका ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया आएगा, सो दैट इज 4 पाई आर। ऐसे डी आर लेंथ के कई सारे शेल्स बनाओ, डी आर लेंथ वाले कई सारे शेल्स बनाओ, और उनका रेजिस्टेंस लिख करके उसको इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रो डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर फ्रॉम R1 टू R2। तो रो अपॉन 4 पाई डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r फ्रॉम R1 टू R2। ये हो जाएगा माइनस रो अपॉन 4 पाई 1/r1 1/r2 माइनस 1/r1, या इसको लिख सकते हैं रो अपॉन 4 पाई इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू, ऐसा पूरे स्फेयर का रेजिस्टेंस ये रो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई इंटू R1 माइनस। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर वो आर होगा ना? वही लेंथ इक्वल टू डी आर वाला पार्ट नहीं सोच पाया। ओके ओके ओके, देखो लेंथ हमें ऐसे ही सोचना है ना, मैंने लिखा है ले रो एल बाई ए, फॉर्मूला में जो एल आता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। अब करंट के बारे में हमें दिया हुआ है रेडियल फ्लो कर रहा है, तो रेडियल फ्लो कर रहा है तो ऐसा लिखना, ठीक है। एक और सवाल लें ऐसा इंटीग्रेशन वाला। देख, अब जैसे हमने एक हॉलो स्फेयर लिया, उसी तरह से मैं अब ले रहा हूं हॉलो सिलेंडर। हॉलो स्फेयर की तरह से ही ले रहे हैं क्या, हॉलो
ये हॉलो इसकी लेंथ L दी हुई है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 और रेजिस्टिविटी दी हुई है रो। तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर फॉर दो पार्ट है। पार्ट 1 रेडियल फ्लो ऑफ करंट एंड पार्ट 2 flow of current along the length. Flow of current along the वेरी गुड वेरी गुड। हमें कुछ लोगों ने दोनों पार्ट के आंसर बता दिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
वेरी गुड, सही बता रहे हो, सही जगह पहुंच गए हो। देखो क्या है, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वहीं पहुंच रहे हो आप सब लोग। भाई यहाँ से आप x डिस्टेंस पे जाओ और dx विड्थ का x सिलेंडर कंसिडर करो, x रेडियस और dx विड्थ का। तो x रेडियस और dx विड्थ का सिलेंडर अगर कंसिडर करूंगा तो इतने से हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा इसकी dx विड्थ में से, है ना, यूं यूं करंट फ्लो करेगा, dx विड्थ में से करंट फ्लो करेगा। तो रो एल डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा लेना होगा, वो पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो दैट विल बी 2 पाई r l। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, और R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय 2 पाई l, इंटीग्रेशन dx बाय x इज ln x ln R2 माइनस ln R1, तो R हो जाएगा रो बाई 2 पाई l इंटू ln ऑफ R2 बाई, ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू रो अपॉन 2 पाई l ln ऑफ R2 बाई। ये कब आया, पहले पार्ट का आंसर फॉर रेडियल फ्लो ऑफ करंट। और देखो, करंट अगर लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है ना, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तब तो आप किसी भी जगह से इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो वो सेम ही आएगा। तो उस केस में तो आप डायरेक्टली लिख देते हो R इज इक्वल टू रो, लेंथ L हो गई, एरिया लिखना है πr2 स्क्वायर माइनस R, ये ऐसा। भाई जो कंडक्टिंग मटेरियल वाला पार्ट है उसका ही एरिया लिखना पड़ेगा ना, तो क्रॉस सेक्शन जब आप देखोगे तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा आपको, हर जगह पर क्रॉस सेक्शन ऐसा ही दिखेगा, कहीं से भी कट करके देख लो आप, कहीं से भी कट करके देख लो, जब लेंथ के अलोंग करंट फ्लो करेगा तो फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं से भी सिलेंडर को कट करके देख लो, वो क्रॉस सेक्शन ऐसा ही दिखेगा। तो जो एरिया आएगा वो πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ही आएगा। तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी।
अब देखो, कभी कभी वेरिएबल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इंटीग्रेशन करने की जरूरत हमें ऐसे क्वेश्चंस में ही पड़ सकती है कि जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक सिलेंड्रिकल वायर ही है, देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ एल, और यहाँ से x डिस्टेंस पर उसकी रेजिस्टिविटी होती है रो नॉट एक्स बाई, रेजिस्टिविटी होती है रो नॉट एक्स बाई। तो हमें पता करना है, फाइंड रेडियस इसकी आर है, ठीक है, रेडियस आर। तो हमें पता करना है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, इसका क्या होगा ये हमें पता। अगेन कर सकते हैं। रो नॉट एल बाई 2 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल सही है भाई। r इज इक्वल टू इंटीग्रल रो एल बाई ए, तो ये आ जाएगा रो नॉट बाई एल इंटू पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 to स्मॉल l। तो ये हो जाएगा रो नॉट बाई पाई r स्क्वायर एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2। तो रो एल बाई 2 पाई r।
तो सही है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक बात और इसमें अब करने की हमारी रह रही है, विच इज डिस्कशन अबाउट करंट डेंसिटी। देखो हमने पढ़ा था भाई, करंट बराबर होता है एन ए ई बी डी। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू एन ए ई बी डी। यहाँ पर ध्यान दो, I अपॉन ए को लिखते हैं एन ई बी डी, और I अपॉन ए जो क्वांटिटी है, करंट पर यूनिट एरिया। ए क्या होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन। ए एरिया में से, पूरे में से I करंट फ्लो हो रहा है, ए एरिया में से करंट फ्लो हो रहा है I। तो यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना फ्लो हो रहा होगा, I डिवाइडेड बाय ए। यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो फ्लो हो रहा होगा I डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो करंट पर यूनिट एरिया होता है, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट होगी, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसको डिनोट करते हैं बाई सिंबल जे। जे इज इक्वल टू आई बाई, वो बराबर हो जाएगा एन ई बी डी। ध्यान दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या वैल्यू आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है ई ई टाउ बाई एन। तो जे बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन इंटू वन अपॉन एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। J is equal to 1 upon m upon n e square tau। m upon n e square tau, ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है रेजिस्टिविटी। तो J बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू इंटेंसिटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को लिखेंगे सिग्मा, कंडक्टिविटी
1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या लिखेंगे, सिग्मा, और उसको नाम देते हैं क्या, कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट अपन ने पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या देखो इसको पता है, कई लोग MHO भी लिख देते हैं, OHM की जगह MHO, मो मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस एक जैसा है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये भी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ही है ये। है ना, ओम्स लॉ में अपन क्या करते हैं, करंट के टर्म्स में ही चलने देते हैं, बस E को V/L लिख देते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ओम्स लॉ। ये कंडक्टिविटी तो स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ नंबर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर ही मिलता है, तो हम कहते हैं कि भाई करंट डेंसिटी भी वेक्टर ही है, और उसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, direction is in the direction of E vector। तो ये बात है बच्चों, बाकी फिर इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। सो यस, आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स हैव आल्सो ज्वाइंड, न्यू मतलब PCP बैच वाले बच्चे भी आ गए हैं, तो टाइम टू से बाय टू ABB। सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स सेंड करेंगे। सर अगली क्लास में मिलेंगे, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ और फिर रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट रिकॉर्डिंग एंड ऑल जो है वो सेपरेट रहे।